हेलो पीपल। इस वीडियो में हम लोग मुगल डायनेस्टी के आगे से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो पार्ट 1 था, ये वीडियो पार्ट 2 होगा। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। जो बीच में गैप आया था, स्ट्रगलिंग फेज था हुमायूं का, वो पढ़ा था। और हुमायूं का जो पुत्र हुआ, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो उसके बाद ज़्यादा उसने एक्वायर कर लिया था, मुगल डायनेस्टी का फिर से सेटअप कर लिया था। हुमायूं ने फिर से फाउंडेशन रख दी थी सूरी डायनेस्टी को हटा के। इसका मतलब सिकंदर सूरी को मार के हुमायूं ने फिर से मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। ठीक है। अब हुमायूं की मैंने आपसे बोला था, शेर मंडल के अंदर एक लाइब्रेरी, शेर मंडल नाम की एक लाइब्रेरी थी, वहाँ से उसकी स्टेयर से गिर के मौत हो गई थी। तो देखिए अब आता है अकबर का शासनकाल। देखिए अकबर जो था वो ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर करा जाता है इसका, मुगल डायनेस्टी का। तो जो बर्थ हुआ था अकबर का वो 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542 के अंदर हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट, जो कि राजस्थान के अंदर। मैंने आपको बोला था कि हमीदा बेगम, वो हमीदा बानो नाम की एक महिला के साथ हुमायूं का विवाह हुआ था, जिसके साथ अकबर का जिनसे अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट के अंदर। जब वीरसाल नाम के राजा थे, जो अमरकोट के राजा थे, वीरसाल राजस्थान के अंदर, वहाँ पे जन्म हुआ था अमरकोट के अंदर। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। और 1556 के अंदर हुमायूं की डेथ के वक्त, जब अकबर की जो आयु थी वो 13 साल की थी। और जिस वक्त हुमायूं की डेथ हुई थी, शेर मंडल के अंदर से जब वो लाइब्रेरी में से उतर कर आ रहे थे तो सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हुई थी जब हुमायूं की। उस वक्त अकबर 13 साल का था और वह बैरम खान के साथ एक मिशन पर था, जो कि अफगानीज के अगेंस्ट था। ही वॉज ऑन अ मिशन विच वॉज अगेंस्ट अफगानीज। कहाँ पर था वो? कालानौर के अंदर था, जो कहाँ पर है? गुरदासपुर, पंजाब के अंदर है। ठीक। अब देखिए जो अकबर उस वक्त बैरम खां के साथ था। बैरम खां कौन है? देखिए ये बैरम खां गार्जियन बनेगा आगे जाके अकबर का। ये वही बैरम खां है जो कि आर्मी चीफ था किसका? हुमायूं का। ठीक है। अब देखिए अब जब ये बात पता चली कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, तो आसपास के जो राजा वगैरह थे, उसी में हरियाणा का एक राजा था, इसका नाम था हेमू, जो इतिहास में हेमू नाम से फेमस है, लेकिन उसका ओरिजिनल नेम हेमचंद्र था। तो हेमचंद्र ने क्या सोचा कि अब देखो राजा की तो मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पे अभी कोई दूसरा शासनकाल के लिए है नहीं, तो अभी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल फेस है प्रेजेंट मूवमेंट पे। इसी टाइम पे हमला करके हथिया लेना चाहिए दिल्ली को। तो इस वक्त क्या होता है कि हेमचंद्र या हेमू दिल्ली के ऊपर हमला कर देता है, आक्रमण कर देता है और दिल्ली को हत्या लेता है। अब दिल्ली को हत्याने के बाद फिर वह एक टाइटल देता है। वो टाइटल कौन सा है? विक्रमादित्य। देखिए टोटल पूरे भारत इतिहास के अंदर 14 राजा हैं जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया है। और जब सबसे पहले थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्ता डायनेस्टी का महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करी थी। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब ये बात पता चलती है वहाँ बैरम खान को, जो कि आर्मी चीफ था हुमायूं का पहले। जब हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर यही, अब देखिए जब बैरम खां को ये बात पता चलती है तो बैरम खां बिना वक्त ज़ाया करे कालानौर के अंदर, जो कि गुरदासपुर पंजाब के अंदर है, वहीं पर कोरोनेशन कर देता है अकबर का। यानी वहीं पर अकबर को दूसरा राजा घोषित कर देता है दिल्ली का। अब मेन बात ये रहती है तो दिल्ली तो कब्जे में है किसके? हेमू के या फिर हेमचंद्र के। तो इसको दिल्ली को हेमू के हेमू से कैसे वापस लिया जाए, कैसे छुड़ाया जाए? तो उस वक्त क्या होता है कि 5 नवंबर 1556 के अंदर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। किस किस के बीच में होती है? हेमू के बीच में होती है और अकबर के बीच में होती है।
अब ये हेमू को, अकबर तो था नहीं, अकबर का देखिए उस वक्त अकबर 13-14 साल का था। तो उन 13-14 साल के बाद बैरम खां, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो बैरम खां ही जो तक करता था वो बैरम खां ही अपने एक्सपीरियंस से जो उसे ठीक लगता था वो अकबर को बताता था और अकबर उसे इम्प्लीमेंट करता था। तो इसलिए यहाँ पे अकबर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, इन दिस बैटल बैरम खां डिफीटेड एंड किल्ड हेमू। और इस बैटल के अंदर यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर बैरम खां ने हरा दिया था हेमू को और उसे मार दिया था। और देखिए जो ये तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, पर हम लोगों ने ये सेकेंड बैटल है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये 1556 के अंदर हुई है। इसी से 30 साल पहले हुई थी 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो इब्राहिम लोदी और मुगल डायनेस्टी के संस्थापक बाबर के बीच में हुई थी, जिसके बाद ही मुगल डायनेस्टी की स्थापना करी गई थी बाबर के द्वारा। तो वो फर्स्ट थी। अब इसी पानीपत की जगह पे ही दूसरा युद्ध लड़ा गया था, तो इसीलिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी हेमू और अकबर के बीच के अंदर, जिसके अंदर अकबर का जो वो था, क्या कहते हैं, आर्मी चीफ या फिर चीफ कमांडर जो था वो था बैरम खान। और बैरम खान ने हरा दिया था किसको? हेमूस को। और हेमू से छीन ली थी दिल्ली, वापस अपने हक में ले ली थी, और हेमू को हराकर मार दिया था बैरम खान ने। तो अब देखिए इस वक्त तक भी जो अकबर था वो काफ़ी ज़्यादा नौसिखिया था, उसे कोई तजुर्बा नहीं था राज शासन का। तो फ्रॉम 1556 से लेके 1560 तक अकबर ने शासन किया किसकी गार्डनशिप के अंदर? बैरम खां की गार्डनशिप के अंदर। अब देखिए बैरम खां काफ़ी तजुर्बेदार व्यक्ति था, उसने हुमायूं के शासनकाल के अंदर भी अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से निभाई थी, और इस वक्त भी उसने बैरम खां से, उसने हेमू से दिल्ली छीनने में इसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। तो वो एक काफ़ी तजुर्बेदार व्यक्ति था। तो देखिए 1556 से 1560 तक वह गार्डनशिप अकबर बैरम खां की गार्डनशिप में ही रहा। उसने जितने भी डिसीजंस लिए, जो कुछ भी सीखा, वो सब कुछ बैरम खां की गार्डनशिप में ही सीखा। उसके साथ एक एक मतलब कहते हैं ना कि एक रिश्तेदार जो हमारा वेल विशर होता है, उस हिसाब से उसकी हमेशा चिंता करता था बैरम खां अकबर की। पर लेकिन वफादार बैरम खां भी गद्दार बन गया 1560 के अंदर, और उसने उसके बाद रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, जिसके बाद एक बैटल ऑफ तिलवाड़ा के युद्ध के अंदर यही युद्ध हुआ किसके बीच में? अकबर के बीच में और बैरम खां के बीच में। अकबर और बैरम खां, और इस युद्ध के अंदर अकबर ने बैरम खां को हरा दिया था। अब बैरम खां जो था, देखिए उसका गार्जियन रहा है, उसने उसकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करी थी पहले, उसको काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन भी दिया था। तो इसलिए अकबर ने बैरम खां को हराकर मारा नहीं, और अकबर ने बैरम खां को हराने के बाद उसे यह आदेश दिया कि तुम अपने सारे शस्त्र वगैरह त्याग कर मक्का चले जाओ और मक्का से कभी वापस मत आना। और बैरम खां के बेटे को ही, बैरम खां का एक बेटा था, उसे अपने उसमें चीफ कमांडर बना दिया था। ठीक है। अब देखिए 1560 के बाद, लेकिन इस वक्त तक भी जो अब इनकी गार्डियनशिप चली गई थी, बैरम खां चला गया था। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि इनके जाने के, बैरम खां के जाने के बाद तुरंत एकदम उन्हें एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा मैच्योरली डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे अपने अपने रीजन के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से, एडवांस तरीके से हैंडल करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। तो क्या होता है कि अब अकबर उस वक्त भी अपनी सबसे ज़्यादा माता जी से इन्फ्लुएंस रहा करता था, हमीदा बानो से। अब हमीदा बानो से भी ज़्यादा इंस्पायर हुआ करता था, उनसे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था किससे? उनकी दाई माँ से, या फिर दादी माँ जो कि अकबर की, वो कौन थी? माहम आंगा। माहम आंगा। अब देखिए 1560 के अंदर बैटल ऑफ तिलवाड़ा हुआ था, और 1560 के बाद जब बैरम खां चला गया था छोड़ के, अपने शस्त्र वगैरह सब त्याग के चला गया था, तो 1560 से 1562 तक जो शासनकाल रहा है वो माहम आंगा का रहा है। 1560 से 1562 तक महाम आंगा का शासनकाल नहीं रहा है। देखिए एक होता है जैसे बैरम खां की एडवाइस पर अकबर चला करता था, अब इस वक्त जो एडवाइसरी था वो इस वक्त कौन था? इनकी दाई माँ थी। यानी कोई भी ऐसी बात हुआ करती थी जो अकबर को लगती थी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा किसी चीज़ के ऊपर, या फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर वह उसके लिए किसके पास जाता था? अपनी दाई माँ के पास जाता था, जिनका नाम माहम आंगा था। और इसीलिए जो ये वाला रूलिंग पीरियड रहा है, ये 2 साल का जो रूलिंग पीरियड रहा है, इस रूलिंग पीरियड को इतिहासकारों के द्वारा कर्टेन रूल कहा गया है, या फिर पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है, पेटीकोट सरकार कहा गया है।
1560 से 1562 तक 2 साल का महामांगा, जो कि दाई माँ थी किसकी, अकबर की। अब देखिए 1561 के अंदर अकबर डिड हिज फर्स्ट अटैक ऑन मालवाज रूलर बज बहादुर। देखिए 1561 के अंदर अकबर ने अपना प्रथम आक्रमण किया था मालवा के रूलर जो कि बज बहादुर था। अपनी मुगल डायनेस्टी या फिर मुगल साम्राज्य को का विस्तार करने के एक उद्देश्य से उसने यह आक्रमण किया था मालवा रूलर के ऊपर, बज बहादुर के ऊपर। तो इस वक्त बज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी बेटी की जिसका नाम था हरका बाई की पॉलिटिकल मैरिज, यानी पॉलिटिकल मैरिज करा दी गई थी किसके साथ, अकबर के साथ करा दी गई थी। अब मालवा रूलर और नहीं, और फिर 1561 के अंदर ही अकबर गॉट मैरिड हरका बाई के साथ उसने शादी हो गई थी, डॉटर ऑफ किंग बरसाल ऑफ आमेर की, जो कि वो थी, पुत्री थी। अब 1562 के अंदर ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी। देखिए बज बहादुर की बेटी नहीं थी ये, बज बहादुर की बेटी नहीं थी। ये इन्होंने 1561 के अंदर आमेर के ऊपर भी हमला करा था। उसके बाद हरखा बाई जो कि डॉटर थी किंग बरसाल जो कि आमेर के राजा थे, उसकी पुत्री थी हरखा बाई। तो ये तो इन्होंने अटैक करा था बज बहादुर के ऊपर, बज बहादुर ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर 1561 के अंदर भी यही हुआ था। ठीक, अब आता है 1562 के अंदर ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी। अकबर ने स्लेवरी को प्रोहिबिट करा दिया गया था। और इन 1563 के अंदर ही प्रोहिबिटेड सती सिस्टम एंड इन द नेक्स्ट ईयर ही रिमूव्ड जजिया। उसने 1563 के अंदर अकबर ने सती सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया था और उसने उसी के अगले साल यानी 1564 के अंदर उसने जजिया टैक्स जो लगता था और पिलग्रिमेज टैक्स को भी हटा दिया था। जजिया टैक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जजिया वो टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। ये सिटीजन्स, और इसी बात से खुश होकर उसके सिटीजन्स ने उसे एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि थी, अकबर की उपाधि दी थी। ठीक है, वैसे उसका असली नाम बदरुद्दीन था, इसी के बाद उसे अकबर कहलाने लगे थे। अकबर वॉज द फॉलोअर ऑफ फेमस सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। एक काफ़ी ही ज़्यादा सूफी सेंट जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, शेख सलीम चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की भी स्थापना करी थी। तो इन्हीं के बहुत ही ज़्यादा बड़ा अनुयायी था कौन, अकबर। एंड ही लिव्स इन फतेहपुर सीकरी। जो ये सूफी सेंट सलीम चिश्ती थे, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर रहते थे और अकबर मोस्टली इन्हीं की एडवाइस वगैरह लिया करता था और इन्हीं के आशीर्वाद से चला करता था। और इन्हीं के कॉटेज के अंदर यानी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया के अंदर ही उन्हीं के अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम उसी ने अपने गुरु के नाम पर ही रखा, जो था सलीम। देखिए, इन द कॉटेज ऑफ सलीम चिश्ती अकबर्स सन वॉज बॉर्न हुम ही नेम्ड ऑन द नेम ऑफ हिज गुरु, दैट इज सलीम। ये नाम सलीम नाम रख दिया था अपने गुरु के नाम के ऊपर ही। सलीम चिश्ती उनका नाम था तो सलीम नाम रख दिया था। यही सलीम आगे जाके इतिहास के अंदर फेमस होता है जहांगीर के नाम से, इसे उपाधि मिलती है जहांगीर। ठीक है, इन 1572 1572 के अंदर अकबर वेंट टू हिज गुजरात मिशन। अब देखिए अकबर गुजरात मिशन पर जाता है और ही एडेड गुजरात इन मुगल एम्पायर। देखिए अकबर ऐसा पहला शासक था मुगल डायनेस्टी का जिसने गुजरात को अपने एम्पायर में मिला पाया था, बाकी कोई इसे नहीं कर पाया था। और जब ये गुजरात मिशन पर गया था तो इसने अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था और इस वक्त ही वह पहली बार पोर्टुगीज़ से मिला था, पुर्तगालियों से मिला था 1572 के अंदर। ऑन द ओकेजन ऑफ गुजरात विक्ट्री, जब उसने गुजरात को अपने उसमें मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो ऑन द ओकेजन ऑफ गुजरात विक्ट्री ही बिल्ट बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सीकरी। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी। अब देखिए जब उसने गुजरात मिशन में वह जीत गया तो उसने एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी के अंदर और उसने शिफ्ट कर दी थी अपनी कैपिटल आगरा से फतेहपुर सीकरी के लिए। एंड ही ऑल्सो बिल्ड द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इन फतेहपुर सीकरी के अंदर इसके द्वारा और भी कई मोन्यूमेंट्स की स्थापना करी गई थी, बनवाए गए थे। कौन से थे वो, पहला इबादत खाना, दूसरा पंचमहल, तीसरा मरियम महल और चौथा टूम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो कि जिनका ये बहुत बड़ा अनुयायी था, बहुत बड़ा फॉलोअर था, बहुत बड़ा डिसाइपल था अकबर, उन्हीं की टोम या फिर उन्हीं का ग्रेवयार्ड बनवाया था, उन्हीं की कब्र बनवाई गई थी। शेख सलीम चिश्ती की बनवाई गई थी, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा।
ही बिल्ट 3 फोर्ट्स इन हिज रूलिंग पीरियड, उसने 3 किले भी बनवाए थे अपने शासनकाल के अंदर। पहला आगरा फोर्ट, आगरा का किला, दूसरा इलाहाबाद फोर्ट, इलाहाबाद का किला, और तीसरा लाहौर फोर्ट, लाहौर का किला। 1576 के अंदर बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है, और 1576 के अंदर बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है। किस किस के बीच में? अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इन दिस बैटल मान सिंह, जो कि कमांडर था अकबर का, मान सिंह जो कि कमांडर चीफ ऑफ आर्मी ऑफ अकबर, डिफीटेड महाराणा प्रताप को हरा देता है। और इन 1577 अकबर गिफ्टेड 500 बीघा लैंड टू गुरु रामदास। 1577 के अंदर 1577 के अंदर गुरु रामदास को यह है, जो कि चौथे सिख गुरु थे, उन्हें ये 500 बीघा ज़मीन देते हैं। अकबर 500 बीघा ज़मीन देता है गुरु रामदास को, और गुरु रामदास वहाँ पर एक शहर बसाते हैं, या फिर एक सिटी की स्थापना करते हैं, जो किस नाम से जानी जाती थी? रामदास नगर के नाम से जानी जाती थी, और यही प्रेजेंट टाइम में अमृतसर के नाम से जानी जाती है। इन 1582 अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजन नेम्ड दीन ए इलाही। 1582 के अंदर अकबर ने एक नए धर्म की भी स्थापना करी थी, जिसका नाम था दीन ए इलाही। और ऐसा कहा जाता है कि केवल मुस्लिम्स ने ही इस धर्म को की अधीनता स्वीकार करी थी, या इस धर्म को अपनाया था। लेकिन इकलौता हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था वो कौन था? बीरबल, जिसका असली नाम क्या था? महेश दास। बीरबल वॉज द ओनली हिंदू हु अडॉप्टेड दीन ए इलाही रिलीजन, और बीरबल का ओरिजिनल नेम महेश दास था। ये 9 जेम्स ऑफ अकबर में से एक व्यक्ति था। नवरत्नों में से एक व्यक्ति बीरबल भी था, आप जानते ही होंगे, आपने नाम सुना ही होगा। और देखिए और अकबर का ऐसा कहना था कि जिस भी व्यक्ति को दीन ए इलाही धर्म को अपनाना है, उसे रविवार वाले दिन सुबह जल्दी आकर मेरे दरबार में आकर सिजदा और पायबोस करना होगा, और ज़ोर से चिल्लाकर बोलना होगा अल्लाह अकबर, और बस इतने करने मात्र से ही वह दीन ए इलाही धर्म का अनुयायी बन जाएगा। इन 1583 ही स्टार्टेड इलाही संबत। 1583 के अंदर उसने इलाही संबत चलाया, इलाही कॉइन्स चलाया, और इलाही गज़ भी चलाया था। और इन द सेम ईयर यानी 1583 के अंदर ही उसने प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया। देखिए हिंदी में इसे इलाहाबाद कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे अल्लाहाबाद लिखा जाता है, ALLAH, अल्लाहाबाद लिखा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, पर योगी जी ने आके सब सुलटा दिया। उन्होंने फिर से इलाहाबाद उर्फ इलाहाबाद को पहले नाम दे दिया, जो प्रयाग था उसे प्रयागराज कर दिया। ठीक है। Akbar's period is known as golden era of literature because maximum development of Hindi and Persian literature happened in his ruling period. इसे अकबर के शासनकाल को गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हिंदी और पर्शियन लिटरेचर्स का डेवलपमेंट हुआ था। एंड ही ऑल्सो गिव कंजर्वेशन टू द पेंटिंग्स, और उसने पेंटिंग्स को भी संरक्षण दिया था। द फेमस पेंटर ऑफ अकबर वर दशवंत एंड बसावन। ये जो फेमस पेंटर थे किसके? अकबर के, वो कौन थे? दशवंत और बसावन। In 1598, Salim did a revolt against Akbar and he declared himself as independent ruler of इलाहाबाद। देखिए सलीम जो कि बेटा था अकबर का, आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल डायनेस्टी के अंदर पिता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कौन था? सबसे पहले किसने करा था? वो सलीम ने करा था। तो इन 1598 सलीम डिड अ रिवोल्ट अगेंस्ट अकबर एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इलाहाबाद। और सलीम के द्वारा ही 1602 के अंदर उसने अबुल फजल को मरवा दिया गया था विद द हेल्प ऑफ वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल जो कि वन ऑफ द अकबर्स नवरत्न में से एक व्यक्ति था, और जिसने क्या लिखी? देखिए 1602 के अंदर अबुल फजल को मरवा दिया गया था, और अबुल फजल ने ही बायोग्राफी लिखी थी। किसकी? अकबर की बायोग्राफी लिखी थी। तो अकबर की बायोग्राफी अकबर की बायोग्राफी 1602 तक ही है, जब क्योंकि 1602 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी अबुल फजल की। तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था अकबर,
और 1599 के अंदर ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया, और 1599 के अंदर जब ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ भारत के अंदर, तो एक व्यक्ति आया था अकबर के कोर्ट में जिसका नाम था रैल्फ फिंच नाम का एक अंग्रेज आया था। और जब 31 दिसंबर 1600 के अंदर जब पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया के अंदर, तब ब्रिटिश क्राउन, उस वक्त जो ब्रिटेन के ऊपर शासन करने वाला, ब्रिटिश में किसका शासन चल रहा था? क्वीन एलिजाबेथ प्रथम का, और भारत के अंदर अकबर का चल रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट फिट करने में आसानी होगी इससे। इन 1605 अकबर डाइड बाय डिसेंट्री। अकबर की मृत्यु 1605 के अंदर अतिसार रोग से हो जाती है। और द टोम्ब ऑफ अकबर इज इन सिकंदरा, आगरा के अंदर, सिकंदरा आगरा के अंदर इसका टोम्ब है। द बायोग्राफी ऑफ अकबर इज नोन एज इन ए अकबरी और अकबरनामा विच वॉज रिटन बाय अबुल फजल। ये वही अबुल फजल है जिसे मार दिया गया था, किसके द्वारा? इसी के पुत्र सलीम द्वारा, इसी के पुत्र अर्थात अकबर के पुत्र सलीम द्वारा, या फिर जो जहांगीर के द्वारा। अब देखिए, जो 9 जेम्स हैं अकबर के, वो कौन कौन से हैं? बीरबल, जिसका असली नाम महेश दास था। तानसेन, जिसका नाम था रामतनु पांडे, जिनका वास्तविक नाम था मान सिंह, जो कि सेनापति थे। टोडरमल, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर थे या फिर भू राजस्व मंत्री थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजाल, फैज़ी, मुल्लादो प्याजा और फ़कीर रज़ियुद्दीन। ये 9 रत्न थे या फिर नवरत्न थे 9 जेम्स से। अब देखिए, अकबर की मृत्यु अतिसार रोग से हो जाती है, तो उसके बाद जहांगीर या फिर जिसका नाम सलीम था, वह राजा बनता है। और 1605 से लेके, देखिए 1605 के अंदर मृत्यु हुई थी अकबर की, और 16 से, इसलिए मैंने कहा था 1602 तक ही लिखी गई है, और उसी के 3 साल बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है अतिसार रोग से। और बॉर्न इन 1569 इन फतेहपुर सीकरी, 1569 के अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर इसका जन्म हुआ था। जहांगीर का किसकी कॉटेज में हुआ था? ये वो ग्रेट सूफी सेंट सलीम चिश्ती के, उसी के नाम पे इसका नाम सलीम रखा गया था इनके पिताजी द्वारा। और अकबर इन्हें प्यार से शेखू भी बुलाया करता था। और हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सलीम। हिज चीफ इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहीम खाने खाना, जो वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, अब्दुल रहीम खाने खाना, या फिर नवरत्न में से ही एक व्यक्ति अब्दुल रहीम खाने खाना था, जो कि चीफ इंस्ट्रक्टर था जहांगीर का। इन 1585 सलीम गॉट मैरिड विद मानबाई। 1585 के अंदर सलीम की शादी हो जाती है मानबाई के साथ, और विद हुम ही हैड अ सन, जिसके साथ, मानबाई के साथ ही उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है खुसरो। और 1588 के अंदर उसकी दूसरी शादी हो जाती है जगत गोसाई के साथ, जिसके साथ उसका पुत्र होता है खुर्रम, जो आगे जाके इतिहास में शाहजहां नाम से फेमस होता है। इन 1606 रिवोल्ट ऑफ खुसरो एक रिवोल्ट कर देता है, अर्थात जब जहांगीर राजा बना 1605 के अंदर, उसी के अगले साल ही, जस्ट उसके 1 साल बाद ही, उसका पुत्र 1606 के अंदर खुसरो एक विद्रोह कर देता है। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे आज के टाइम पे होता है कि भाई किसी की जॉब लग जाएगी उसके बाद ही शादी होगी। ये देखिए, हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि 1605 और ये 1606 के अंदर रिवोल्ट कर, लेकिन जो ये खुसरो था वो पैदा तो काफ़ी दिनों पहले ही हो गया था। इन 1585 के अंदर सलीम की शादी हुई थी मानबाई के साथ, उससे उसका पुत्र हुआ था खुसरो, यानी इसके राजा बनने से पहले ही इसकी शादी हो गई थी मानबाई के साथ, उससे इसका पुत्र हुआ था खुसरो। और 1606 तक आते आते वो अच्छा खासा बड़ा हो गया होगा, तो उसके बाद उसने रिवोल्ट करा था खुसरो के, उसके अगेंस्ट, अपने पिता जहांगीर के अगेंस्ट, जब वह राजा बन गया था 1605 के अंदर। इन दैट रिवोल्ट गुरु अर्जुन देव, जो कि 5th सिख गुरु थे, उन्होंने खुसरो की मदद करी थी। देखिए, जो सिख गुरु थे और ये मुग़ल डायनेस्टी थी, इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा संबंध रहा करता था। तो जो ये खुसरो था, ये खुसरो गुरु अर्जुन देव के पास जाता है आशीर्वाद मांगने और इनसे मदद मांगने, तो फिर दोस्ती के चक्कर में फिर वह इसकी मदद करते हैं। और यह बात जहांगीर को जब पता लगती है, तो जहांगीर को लगता है कि गुरु अर्जुन देव ने ही इनके पुत्र को इनके अगेंस्ट भड़काया है और विद्रोह करने के लिए उकसा दिया है, जिस वजह से नाराज़ होकर जहांगीर गुरु अर्जुन देव को, जो कि 5वें सिख गुरु थे, उनकी हत्या करवा देता है और अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवा देता है।
इन दैट रिवोल्ट गुरु अर्जन देव, यानी जो कि फिफ्थ सिख गुरु थे, हेल्प्ड खुसरो। आफ्टर दैट जहांगीर किल्ड अर्जुन देव एंड मेड हिज ओन सन खुसरो ब्लाइंड। टू ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। दो ब्रिटिशर्स आए थे इसके शासनकाल के अंदर, जहांगीर के शासनकाल के अंदर। पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 के अंदर आए थे, जो पर्शियन और टर्किश लैंग्वेज जानते थे, जिस वजह से जहांगीर ने इन्हें एक टाइटल दिया था इंग्लिश खान का। और 1615 के अंदर सर टॉमस रो आए थे, और 1613 के अंदर ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, और ब्रिटिश ने 1613 के अंदर प्रथम फैक्ट्री सेटअप कर ली थी सूरत के अंदर। इन 1611 जहांगीर गॉट मैरिड विद मेहरुनिसा। जहांगीर ने शादी कर ली थी मेहरुनिसा से, जो इतिहास में नूर जहां के नाम से फेमस है। और मेहरुनिसा हालांकि एक विधवा थी, तो उसके साथ जहांगीर ने शादी कर ली थी। इसका असली नाम मेहरुनिसा था, और इतिहास में उसे नूर जहां के नाम से जाना जाता है। और जो फादर हैं नूर जहां के, वो कौन थे? ग्यास बेग, जिन्हें इतिहास के अंदर एतमादुद्दौला के नाम से फेमस हैं। और इनका टूम्ब कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये नूर जहां के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है। अब नूर जहां की जो मदर थी, या फिर मेहरुनिसा की जो माता जी थी, उनका नाम था असमत बेगम। और ये असमत बेगम, इन्होंने ही फूल के पत्तों से या फिर गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था, तो इसलिए भी आपको इनका नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण नाम है। असमत बेगम ने ही परफ्यूम, फूल के पत्तों से परफ्यूम वगैरह बनाने का आविष्कार किया था। इन 1617 जहांगीर सेंट हिज सन खुर्रम टू अहमदनगर मिशन। 1617 के अंदर जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को भेजा था। देखिए, खुसरो को तो उसने अंधा करा दिया था, तो खुसरो पे तो उसे विश्वास रहा नहीं कि पहले उसने विद्रोह करा था, तो उसका थोड़ा बहुत वही होता है ना कि थोड़ी बहुत गांठ पड़ी जाती है। जब उसने रिवोल्ट करा तो उसके बाद उसने खुसरो को तो चांस ही नहीं दिया। इन 1617 के अंदर जहांगीर सेंट हिज सन खुर्रम टू अहमदनगर मिशन, और खुर्रम को अहमदनगर मिशन के अंदर जब उसने भेजा, तो अहमदनगर को इसने ऐड कर दिया था खुर्रम ने मुगल एम्पायर के अंदर, जिससे खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी थी। इसीलिए खुर्रम को शाहजहां कहा जाता है। Jahangir's period is known as golden era of paintings and most famous painter was उस्ताद मंसूर खान। देखिए, जो जहांगीर के पीरियड का जो सबसे गोल्डन एरा कहा जाता है, वो किसका कहा जाता है? पेंटिंग का गोल्डन एरा कहा जाता है। एंड मोस्ट फेमस पेंटर वाज उस्ताद मंसूर खान। उस्ताद मंसूर खान काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेंटर कहा जाता है। किसके का? जहांगीर के का। और अकबर के कौन थे? दशवंत और वसावन। जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, दैट विच मुगल रूलर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस, या फिर न्याय की जंजीर के लिए फेमस कौन सा मुगल रूलर था? तो जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस एंड ही डिक्लेयर 12 ऑर्डिनेंस, और उसने 12 घोषणाएं की थी। उन 12 घोषणाओं का या फिर 12 ऑर्डिनेंसेस को क्या कहा जाता था? इन ए जहांगीरी कहा जाता था। और ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्पर हु प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको। जहांगीर प्रथम मुगल शासक था जिसने तंबाकू का सेवन के ऊपर प्रतिबंधन लगाया था। और इन 1627 के अंदर जहांगीर डाइड इन लाहौर एंड हिज टोम इज़ ऑल्सो इन लाहौर। और उसका जो जहाँ पे वो मरा था वहीं पे उसका टोम होगा। कहाँ पर है? शादरा के अंदर, लाहौर के अंदर शादरा के। ठीक है। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी या फिर जहांगीरनामा, विच वॉज कम्प्लीटेड बाय मोहतबिंद खान, जो कि मोहतबिंद खान के द्वारा पूरी करी गई थी। मोहतबिंद खान का नाम याद रखिएगा। अब देखिए, शाहजहां का शासनकाल शुरू हो जाता है। 1627 के अंदर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है लाहौर के अंदर। तो उसी के बाद उसका जो पुत्र होता है वो उसका उत्तराधिकारी बन जाता है शाहजहां का। अब शाहजहां का शासनकाल जो चलता है 1627 से 1658 तक चलता है। और शाहजहां वॉज बॉर्न इन 1592 इन लाहौर। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज खुर्रम। लाहौर के अंदर ही इसका जन्म हुआ था शाहजहां का, और इसका जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
शाहजहां पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। शाहजहां का जो शासनकाल है वो गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर ढेर सारी मॉन्यूमेंट्स वगैरह की स्थापना करी गई थी। जैसे ताजमहल भी इसी के शासनकाल में बनवाया गया था, रेड फोर्ट भी इसी के शासनकाल में, दिल्ली गेट भी इसी के शासनकाल में बनवाया गया था, जामा मस्जिद भी इसी के शासनकाल में बनवाया गया था। इन 1612 शाहजहां गॉट मैरिड विद अर्जुमन बानो बेगम। 1612 के अंदर शाहजहां की जो शादी हो जाती है वो अर्जुमन बानो बेगम के साथ हो जाती है। अर्जुमन बानो बेगम को इतिहास में किस नाम से फेमस है? अर्जुमन बानो बेगम मुमताज़ महल के नाम से फेमस हैं। और इन 1631 के अंदर हम सभी जानते हैं कि मुमताज़ महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है मुमताज़ महल की 1631 के अंदर। और इन 14 बच्चों, मतलब एक संग 14 नहीं, 14वां बच्चा, ठीक है। और कहा जाता है कि इन 14 बच्चों में से मात्र 7 बच्चे ही जिंदा बच पाए थे, और उन 7 में से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। तो ये 4 पुत्र कौन कौन से थे? दारा शिकोह, जिसे मिनी अकबर भी कहा जाता है, औरंगज़ेब था, शाह सूजा था, और मुराद बख्श था। और जो 3 पुत्रियां थीं शाहजहां की वो कौन थी? जहानरा, रोशनरा और गोहानरा, ठीक है। 1631 के अंदर मुमताज़ महल या फिर अर्जुमन बानो बेगम की मृत्यु के बाद ही उसी साल से शाहजहां ने उसकी याद में एक ताजमहल को कंस्ट्रक्ट करवाया था। 1631 के अंदर 22 साल के शासन 1631 में ताजमहल स्टार्ट हुआ था, और 22 साल के बाद वह पूरा हो जाता है। 1653 के अंदर ताजमहल पूरा बनके तैयार हो जाता है। और जो वाइट मार्बल मंगवाया गया है ताजमहल की निर्माण के लिए, वो कहाँ से? जो कि वाइट मार्बल है, संगमरमर जो मंगवाया गया वो कहाँ से मंगवाया गया है? मकराना, राजस्थान से मंगवाया गया है। और जो चीफ आर्किटेक्ट है, ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट है, वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौर, जो कि लाहौर से था। उस्ताद अहमद जो कि लाहौर से था। और जो चीफ कंस्ट्रक्टर है यानी प्रधान मिस्त्री जो है वो कौन है? उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा वॉज द चीफ कंस्ट्रक्टर ऑफ ताजमहल, यानी प्रधान मिस्त्री ताजमहल को बनाने वाला कौन था? उस्ताद ईसा। और जो जिस कला का प्रयोग किया गया है ताजमहल को बनाने में वो कौन सी है? पित्रादुरा शैली या फिर पित्रादुरा आर्ट। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच मूवमेंट वाइट मार्बल वॉज यूज्ड इन मुगल पीरियड। नहीं, यहाँ पे होगा इन विच मॉन्यूमेंट एंड वाइट मार्बल वॉज फर्स्ट यूज्ड इन मुगल पीरियड। देखिए, वाइट मार्बल तो हालांकि ताजमहल में भी, यानी संगमरमर का यूज़ किस में हुआ है? ताजमहल में भी हुआ है, लेकिन इसमें पूछेगा फर्स्ट लगा लीजिएगा, वाइट मार्बल वॉज फर्स्ट यूज्ड इन मुगल पीरियड। जो सबसे पहले संगमरमर का यूज़ हुआ था वो हुमायूं के टोम के अंदर, हुमायूं का जो टोम है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर बनवाया गया था। हुमायूं का टोम किसने बनवाया था? उसी की एक वन ऑफ हिज वाइफ, जिसका नाम था, आपको दिखाता हूँ, हुमायूं हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं टोम इज इन दिल्ली। हाजी बेगम ने संगमरमर से ही बनवाया था। किसका टोम ग्रेवयार्ड? किसका? हुमायूं का। और विच मॉन्यूमेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड फर्स्टली विद पित्रदुरा आर्ट। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला मॉन्यूमेंट पित्रदुरा आर्ट से जो बनवाया गया था वो कौन सा था? ग्यास बेग के जो पिताजी थे, कौन? एतमादुद्दौला या फिर ग्यास बेग का टोम, ग्यास बेग के पिताजी नहीं, ग्यास बेग या फिर एतमादुद्दौला जो कि पिताजी थे किसके? नूर जहाँ के। या फिर मेहरुनिसा के जो पिताजी थे ग्यास बेग, उनका जो टोम है आगरा के अंदर वो सबसे पहले पित्रादुरा शैली के द्वारा बनवाया गया था। इन 1636 शाहजहाँ वेंट टू हिज डेक्कन मिशन। और 1636 के अंदर शाहजहाँ अपने डेक्कन मिशन पर जाता है। और ड्यूरिंग दैट मिशन शाहजहाँ गॉट कोहिनूर डायमंड फ्रॉम मीर जुमला। एक वहाँ पर जौहरी था, या एक वहाँ पे जौहरी था। वो जब वह डेक्कन मिशन के ऊपर जाता है 1636 के अंदर शाहजहाँ, तो उसे यह जौहरी, मीर जुमला नाम का जौहरी, कोहिनूर डायमंड देता है। किसे? शाहजहां को। इन 1638 शाहजहाँ शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। और इसके बाद
1638 के अंदर शाहजहां अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर देता है एंड फाउंडेड अ सिटी नेम्ड नियर यमुना रिवर नेम्ड शाहजहानाबाद, जो प्रेजेंट टाइम के अंदर ओल्ड दिल्ली के नाम से जानी जाती है। इन 1638 1638 के अंदर शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे एक शहर की स्थापना करी थी, जो शाहजहानाबाद से उसने अपना नाम रख उस शहर की स्थापना करी थी, जो आज प्रेजेंट टाइम में ओल्ड दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इन 1638 से लेकर 1648 के अंदर कंस्ट्रक्शन हुए थे काफ़ी सारे उसका, तो इसीलिए इसके शासनकाल को गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्योंकि रेड फोर्ट, दीवान आम, दीवार ए खास, ये भी बनवाए गए थे 1638 से 1648 के अंदर। जो दिल्ली गेट था वो भी बनवाया गया था इसी के शासनकाल में। जामा मस्जिद भी इसी के शासनकाल में। कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, गोल्डन थ्रोन, और इसी के यानी शाहजहां के टाइम पर ही गोल्डन थ्रोन की भी इसने बनवाया था, जिसका नाम था तख्त ए ताउज या फिर पीकॉक थ्रोन। और ये पीकॉक थ्रोन इंटरनेशनली फेमस था, क्योंकि इसके अंदर कौन सा हीरा लगाया गया था? कोहिनूर हीरा लगवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो देखिए शाहजहां ने जितना भी उसका राजकोष था, जितना भी उसका राजधन था, वो इन्हीं सब चीज़ों के अंदर लुटा दिया था। रेड फोर्ट, दिल्ली गेट, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेर गेट, ताजमहल, गोल्डन थ्रोन, इसी सब को बनवाने में लगा दिया था उसने अपना पूरा राजकोष। और देखिए शाहजहां डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू हिज एल्डर सन दारा शिकोह। देखिए क्या होता है, टर्निंग पॉइंट तब आता है जब शाहजहां की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और पहले रीत रिवाज हुआ करता था कि पूरे दिन के किसी एक फिक्स टाइम पर जो राजा था वो अपनी प्रजा को दर्शन देने आया करता था। तो इस रीत को क्या कहते थे? झरोका दर्शन कहा जाता था। तो जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो फिर उसने झरोका दर्शन बंद कर दिया और फिर आया नहीं। तो इस बात से उसकी प्रजा के अंदर, उसके एम्पायर के अंदर यह अफवाह फैलने लगने लगी कि शाहजहां जो था उसकी मृत्यु हो चुकी है और अब इसका कोई शासन और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है अभी। तो फिर इस बात का उसे डर हुआ, तो इसलिए उसने अपने पुत्र को शाहजहां डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू हिज एल्डर सन दारा शिकोह, जिसे मिनी अकबर भी कहा जाता है। दारा शिकोह को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब देखिए दारा शिकोह के बाद जो बचे हुए उसके 3 पुत्र थे। मैंने कहा 7 में से 4 पुत्र थे उनके। तो उन जो बचे हुए 3 पुत्र थे, औरंगजेब था वो सूबेदार था डेक्कन का उस वक्त, शाह सूजा था वो सूबेदार था बंगाल का, और जो मुराद बख्श था वो सूबेदार था गुजरात का। और फिर 1658 के अंदर बैटल ऑफ, अब देखिए जब उन्होंने शाहजहां ने दारा शिकोह को बना दिया था सक्सेसर, तो फिर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी थ्रोन को अक्वायर करने के लिए। तो इस वजह से आपसी भाइयों में ही मतभेद होने लगे थे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो 1658 के अंदर बैटल ऑफ बंदा बहादुर हुई थी। बैटल ऑफ बहादुरपुर बैटल ऑफ बहादुरपुर हुई थी। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? देखिए जो ये बंगाल का सूबेदार शाह सूजा था ना, इस शाह सूजा ने हमला कर दिया था किसके ऊपर? मुगल एम्पायर के ऊपर। तो फिर रॉयल आर्मी ऑफ मुगल, तो रॉयल आर्मी ऑफ मुगल और शाह सूजा के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये 1658 वाले युद्ध के अंदर जो रॉयल आर्मी थी, मुगल की जो रॉयल आर्मी थी, उसने शाह सूजा को हरा दिया था और शाह सूजा वापस भाग गया था। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। अब देखिए जब ये बात औरंगजेब और मुराद बख्श को पता लगती है, तो मुराद बख्श और औरंगजेब एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। मुराद बख्श औरंगजेब के पास जाता है और हाथ मिला लेता है और कहता है कि हम देखिए इंडिविजुअली अगर जाएंगे मुगल आर्मी से फाइट करने, या फिर रॉयल आर्मी, क्योंकि मुगल एम्पायर था पूरा काफ़ी बड़ा था और ये तो छोटे छोटे सूबेदार थे, तो ये कहाँ से इतनी आर्मी इकट्ठी कर पाते। तो इन्होंने कहा कि हम दोनों मिल के ऐसा करते हैं कि रॉयल आर्मी से कम्पीट करते हैं और फाइट करते हैं। तो इन 1658 बैटल ऑफ धर्मथ के युद्ध के अंदर एक और युद्ध हुआ। देखिए 1658 में बैटल ऑफ बहादुरपुर हुआ, फिर 1658 के अंदर बैटल ऑफ धर्मथ हुआ, जिसके अंदर रॉयल आर्मी ऑफ मुगल, इसी का युद्ध किसके साथ होता है? औरंगजेब और मुराद बख्श, ये दोनों कोलैब कर लेते हैं और युद्ध करते हैं रॉयल आर्मी ऑफ मुगल के साथ। और इसके अंदर बैटल ऑफ धर्मथ के युद्ध के अंदर औरंगजेब और मुराद बख्श की जो सेना होती है वो रॉयल आर्मी मुगल की आर्मी को हरा देती है।
अब जब ये बात पता चलती है कि इसे दारा शिकोह जो राजा था बना दिया था, उत्तराधिकारी बना दिया था शाहजहां ने अपना, तो 1658 के अंदर तो फिर दारा शिकोह अपनी टुकड़ी लेके आता है, अपनी सेना लेकर आता है। और दारा शिकोह किसके साथ फाइट करता है? औरंगजेब और मुराद बख्श की मिली हुई सेना के साथ फाइट करता है, और इसके अंदर दारा शिकोह हार जाता है। तो देखिए ये इसने इसके अंदर कौन अभी डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है औरंगजेब और मुराद बख्श डोमिनेट कर रहे हैं। तो देखिए इन 1658 और इसी के बाद देखिए जब क्या होता है, जब इसने दारा शिकोह को हरा दिया था, तो इसी के बाद अकबर शाहजहां को कैद में डाल देता है। कहाँ पे? उसके अंदर आगरा फोर्ट के अंदर ही, आगरा के अंदर ही वह उसे कैद में डाल देता है। इन 1658 फर्स्ट कोरोनेशन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब अपना कोरोनेशन कराता है, प्रथम कोरोनेशन कराता है कहाँ पर? आगरा फोर्ट के अंदर। और आगरा के अंदर ही शाहजहां कैद करा दिया गया था, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और मुराद बख्श को औरंगजेब मरवा देता है, क्योंकि वह आगे जाके रोड़ा बनता, बेफालतू में दिक्कत बनता, रास्ते का पत्थर बनता। तो इसलिए हो सकता था वो अखबार थ्रोन करने के लिए कॉन्स्पिरेसी वगैरह रचता, तो इसलिए औरंगजेब द्वारा मुराद बख्श को भी निपटा दिया गया। अब देखिए जो अब कौन कौन बचा? मुराद बख्श मर चुका है, औरंगजेब के बाद अलावा और कौन बचा? शाह शुजा बचा और दारा शिकोह बचा। तो देखिए 1659 के अंदर एक साल बाद ही बैटल ऑफ खंजवा के युद्ध के अंदर औरंगजेब और शाह शुजा का युद्ध होता है, जिसके अंदर औरंगजेब शाह शुजा को हरा देता है। अब जब औरंगजेब शाह शुजा को हरा देता है, इन दिस बैटल औरंगजेब डिफीटेड शाह शुजा और किल्ड हिम, और इसके अंदर वह शाह शुजा को भी मार देता है। अब देखिए मुराद बख्श भी चला मर गया, शाह शुजा भी मर जाता है, तो अब कौन बचा? केवल दारा शिकोह ही बचा, जो कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर सकता था इसके अगेंस्ट, या फिर इसकी राजगद्दी हथियाने की साजिश कर सकता था। तो इस सब के लिए अब देखिए आगे होती है 1659 के अंदर बैटल ऑफ देवराई का युद्ध होता है, जो कि किसके बीच में होता है? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। और इसके अंदर औरंगजेब दारा शिकोह को हरा देता है और कैद करके दारा शिकोह को दिल्ली ले जाता है, और वहाँ पे जाके उसकी हत्या कर देता है, उसे मार देता है। और इन दिस बैटल औरंगजेब डिफीटेड एंड किल्ड दारा शिकोह, और इस बैटल के अंदर देवराई के युद्ध के अंदर औरंगजेब दारा शिकोह को मार देता है। और 1659 के अंदर वह अपना सेकंड कोरोनेशन कराता है औरंगजेब, कहाँ पर? रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर। दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, उसके अंदर वह अपना सेकंड कोरोनेशन करा देता है। और 1666 के अंदर शाहजहां डाइड इन आगरा फोर्ट। अब देखिए 8 साल की कैद के बाद यानी 1658 के अंदर ही उसने कैद कर दिया था किसे? शाहजहां को। और 1666 के अंदर शाहजहां की मृत्यु हो जाती है आगरा फोर्ट के अंदर ही। और शाहजहां की मृत्यु होने के बाद जो उसका वो बनवाया जाता है, टोम बनवाया जाता है, वो कहाँ बनवाया जाता है? आगरा के अंदर ही। बायोग्राफी और शाहजहां इज शाहजहांनामा विच वॉज रिटन बाय इनायत खान। जो शाहजहां की जो बायोग्राफी थी इनायत खान, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? शाहजहांनामा वो लिखी गई थी इनायत खान के द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए उसके बाद औरंगजेब आलमगीर का शासनकाल शुरू हो जाता है। ये औरंगजेब का ही अब उसका वो शासनकाल बताते हैं। देखिए 1658 के अंदर उसने फर्स्ट कोरोनेशन करा दिया था। 1658 के अंदर औरंगजेब ने अपना कराया था, उसका 1707 तक रहा। ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग मुगल वो कहा जाता है रूलर एम्परर। औरंगजेब वॉज बॉर्न इन 1618 इन दोहद के अंदर औरंगजेब का जन्म होता है 1618 के अंदर। और 1637 के अंदर औरंगजेब गॉट मैरिड विद दिलरास बानो बेगम। और 1637 के अंदर दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का विवाह हो जाता है। और इन्हीं के साथ इन्हीं की एक पुत्री होती है जिसका नाम वो दिलरास बानो बेगम पुत्री नहीं होती है, दिलरास बानो बेगम इतिहास में किस नाम से फेमस है? रबिया बीबी के नाम से। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो बीबी का किला कहाँ है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि जो बीबी का टोम्ब कहाँ है, वेयर इज द टोम्ब ऑफ रबिया बीबी, तो वो कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है औरंगाबाद, वहाँ पर बीबी का टोम्ब है या फिर रबिया बीबी का टोम्ब है। और ऐसा कहा जाता है कि जो जितना खूबसूरत ताजमहल है इसे सेकंड ताजमहल कहा जाता है। और बीबी के
कब्र को क्या कहा जाता है, टूम को क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जितना सुंदर ताजमहल है उतना ही बदसूरत ये बीबी का टूम है। तो इसीलिए इसे ताजमहल की बदसूरत नकल भी कहा जाता है, टूम ऑफ रबिया बीबी के। रबिया बीबी का असली नाम दिलरास बानो बेगम, इसकी पत्नी थी औरंगजेब की। आफ्टर बिकमिंग द मुगल एम्परर, औरंगजेब बैंड द प्रिंटिंग ऑफ कलमा ऑन कॉइन्स। राजा बनने के बाद औरंगजेब ने प्रिंटिंग बैन करा दी थी कलमा की कॉइन्स के ऊपर। ही प्रोहिबिटेड द कंजप्शन ऑफ टोबैको एंड लिकर। ही ऑल्सो बैंड गैम्बलिंग। उसने देखिए सिर्फ टोबैको को बंद करा था किसने, अपने इसने जहांगीर ने टोबैको को बंद करा था। और उसके बाद जहांगीर का ही पुत्र हुआ था अपना शाहजहां के बाद हमारा आया था औरंगजेब ने किसे हराया था, वो किसे प्रोहिबिट किया था, प्रतिबंधित लगाए थे किसके ऊपर, टोबैको के ऊपर और लिकर के ऊपर। और उसने गैम्बलिंग को भी, यानी कि जो ये जुआ खेलते हैं उसे भी प्रोहिबिट किया था। औरंगजेब प्रोहिबिटेड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज एंड मुहर्रम। औरंगजेब ने, और ऐसा कहा जाता, देखिए इतिहास का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मुगल डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा कट्टर अपने रिलीजन को लेकर सबसे ज़्यादा कट्टर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को ही कहा जाता है। ठीक है। औरंगजेब प्रोहिबिटेड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज एंड मुहर्रम। उसने नवरोज और मुहर्रम के फेस्टिवल को प्रोहिबिट करा था, प्रतिबंधन लगाया था इसके ऊपर। और 1662 के अंदर ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी एंड इन 1663 ही प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। और उसने स्लेवरी के ऊपर और सती प्रथा के ऊपर भी प्रतिबंधन लगाया था। और 1664 के अंदर 1664 के अंदर ही अप्लाइड पिलग्रिमेज टैक्स अगेन। इसने फिर से पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया था, जो किसके द्वारा हटाया गया था, अकबर के द्वारा। जब पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया गया था, उसे द्वारा इम्पोज कर दिया गया था औरंगजेब आलमगीर के द्वारा। इन 1668 औरंगजेब बैंड ऑल हिंदू फेस्टिवल्स। औरंगजेब ने सारे हिंदू फेस्टिवल्स को बैन करा दिया था। 1669 के अंदर औरंगजेब डिस्ट्रॉयड 3 फेमस हिंदू टेम्पल्स। 1669 के अंदर औरंगजेब द्वारा 3 फेमस हिंदू टेम्पल्स को तोड़वा दिया गया था। कौन कौन से थे वो? पहला था काशी विश्वनाथ टेम्पल जो वाराणसी के अंदर है, सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात के अंदर है, केशव राय टेम्पल जो मथुरा के अंदर है। और 1664 के अंदर शिवाजी डिड हिज फर्स्ट लूट ऑफ सूरत। 1664 के अंदर शिवाजी ने, देखिए उस वक्त दक्षिण के अंदर शिवाजी और उत्तर के अंदर सिख, सिर्फ यही 2 लोग ऐसे थे जो मुगल डायनेस्टी से टक्कर लेने की हमेशा सोचते रहते थे, इसके ऊपर हमला करने की। और शिवाजी जो थे उनका ऐसा कहना था कि जितना मुगल डायनेस्टी या फिर मुगल साम्राज्य जितना हिंदू रिलीजन को सप्रेस करेगा, जितना उससे नष्ट करेगा, मैं उतनी ही ज़्यादा उसका विस्तार करूँगा, उसे उतना ही ज़्यादा फैलाऊँगा। तो देखिए इस बात, जब ये सारे उसने टेम्पल्स वगैरह तोड़ दिए थे तो 1664 मतलब तोड़ नहीं दिए थे, ये तो उसने तोड़ ही दिए थे। लेकिन इस उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि जैसे मुगल डायनेस्टी का एक एम रहा, यानी औरंगजेब का जो एम था वो ये था कि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना है और हिंदू धर्म को सप्रेस करना है। तो इसी बात से हमेशा नाराज़ रहते थे शिवाजी। और उन्होंने भी कहा था कि तू जितना सप्रेस करेगा हिंदू धर्म को, मैं उतना ही ज़्यादा उसे बढ़ाऊंगा और उतनी ही ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार करूंगा। तो देखिए, और इसीलिए हमेशा वे मुगल डायनेस्टी को परेशान करते रहते थे और उन पर लूटपाट करते रहते थे। इन 1664 शिवाजी डिड हिज फर्स्ट लूट ऑफ सूरत। 1664 के अंदर शिवाजी ने सबसे पहली लूट करी सूरत के अंदर। और इन 1665 अब जब इसे ये बात पता चली, सूरत एक काफ़ी ज़्यादा पोर्ट हुआ करता था, इनका बंदरगाह हुआ करता था, तो यहाँ पे अच्छी खासी लूट कर ली थी किसने? शिवाजी ने। तो इस बात से नाराज़ होकर औरंगजेब ने अपने सेनापति जय सिंह को भेजा था किस पर? अटैक करने के लिए, शिवाजी के ऊपर अटैक करने के लिए। और उसके बाद शिवाजी के ऊपर अटैक करने के लिए जय सिंह ने शिवाजी को फोर्स कर दिया था एक ट्रीटी साइन करने के लिए। कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर की ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स कर दिया था किसने? जय सिंह ने। इस ट्रीटी के अनुसार शिवाजी ने जितने भी किलों के ऊपर अधिकार करा है मुगल डायनेस्टी के, वो सब इन्हें देने होंगे और शिवाजी को
औरंगजेब के सामने पेश होना होगा ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अनुसार, ठीक है। तो अब जब ये ट्रीटी हुई तो फिर जो शिवाजी थे, इन्हें जब ये वहाँ पे पहुँचे औरंगजेब के सामने, तो औरंगजेब के द्वारा इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। तो इन्हें यानी शिवाजी और शिवाजी के पुत्र संभाजी दोनों को नज़रबंद कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। कहाँ पर? जयपुर भवन, जो कि आगरा के अंदर है। शिवाजी और संभाजी को नज़रबंद करके जयपुर भवन के अंदर बंद कर दिया गया, जो आगरा के अंदर है। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ सालों बाद वो वहाँ से छूट जाते हैं और इसी बात से नाराज़ होकर उन्होंने 1670 के अंदर दूसरी बार फिर से सूरत को लूट लिया महाराज जी शिवाजी ने। और इन 1675 औरंगजेब किल्ड 9th गुरु ऑफ सिख। 1675 के अंदर औरंगजेब जो 9th गुरु हैं, सिख के गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करा देता है। और इन 1679 औरंगजेब अप्लाइड जजिया अगेन। 1679 के अंदर औरंगजेब फिर से जजिया इम्पोज कर देता है। और औरंगजेब के देखिए 5 पुत्र थे, जिसमें से उसका एक पुत्र था अकबर। अब जहाँ पर भी आपको नाम दिख जाए ना रिवोल्ट ऑफ अकबर, तो समझ जाइएगा ये अकबर के पुत्र की बात करी जा रही है। रिवोल्ट ऑफ अकबर 1681 के अंदर जो कि एक औरंगजेब का पुत्र था अकबर, ठीक है। इन दैट रिवोल्ट शिवाजी सन संभाजी। अब देखिए जो ये रिवोल्ट होता है, इसके अंदर अकबर की सहायता कौन करता है? संभाजी करते हैं। संभाजी कौन थे? शिवाजी के ही पुत्र थे संभाजी। तो इन दिस रिवोल्ट शिवाजी सन संभाजी हेल्प्ड अकबर इन रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। तो अकबर जब रिवोल्ट कर रहा होता है, किसके अगेंस्ट? औरंगजेब के अगेंस्ट। तो उसकी सहायता कौन करते हैं इसके अंदर? संभाजी करते हैं। संभाजी जो कि पुत्र थे शिवाजी के, औरंगजेब के अगेंस्ट, ठीक है। इन 1682 औरंगजेब स्टार्टेड हिज, और उसी के अगले साल 1681 के अंदर रिवोल्ट ऑफ अकबर स्टार्ट हुआ था। और 1682 उसी के अगले साल एक साउथ मिशन स्टार्ट कर देता है औरंगजेब। मैंने आपको पहले ही बोला था जो शिवाजी थे या फिर जो मराठा थे वो कहाँ पे, वो कहाँ पे थे? साउथ के अंदर थे। और सिख जो थे वो उत्तर के अंदर या नॉर्थ के अंदर थे। तो 1682 के अंदर औरंगजेब एक साउथ इंडिया मिशन स्टार्ट करता है, दक्षिण भारत अभियान। और देखिए जब शाहजहाँ के शासनकाल तक टोटल 19 सूबे थे, और उसके बाद साउथ इंडियन मिशन के या फिर दक्षिण भारत अभियान के दौरान 1686 के अंदर बीजापुर और 1687 के अंदर गोलकोंडा को मुगल एम्पायर के अंदर जोड़ लेता है औरंगजेब। उसके बाद टोटल 21 सूबे बन जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सूबे इसी के शासनकाल के अंदर रहे थे, ठीक है। इन 1689 औरंगजेब अटैक्ड संभाजी एंड किल्ड हिम। 1689 के अंदर औरंगजेब संभाजी के ऊपर आक्रमण कर देता है और उन्हें मार देता है। एंड अरेस्टेड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ यानी संभाजी की जो पत्नी थी येसुबाई और उनके पुत्र साहू को कैद कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है। औरंगजेब मेड औरंगाबाद हिज सदर्न कैपिटल, क्योंकि अब इसने सदर्न साउथ के ऊपर भी काफ़ी प्रोविंसेस को अपने अंडर कर लिया था, तो उसने उसकी कैपिटल वहाँ पे किसे बनाया था? औरंगाबाद को बनाया था औरंगजेब ने अपनी सदर्न कैपिटल। इन 1707 औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 के अंदर अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर। और इसकी जो ग्रेव है, जो इसका टूम है, वो कहाँ पर है? दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर ही है, ठीक। तो द बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब इज आलमगीरनामा विच वॉज रिटन बाई कासिम सिराजी के द्वारा जो औरंगजेब की बायोग्राफी लिखी गई है। द बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब इज़ आलमगीरनामा विच वॉज रिटन बाई कासिम सिराजी के द्वारा इसकी वो लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मुगल डायनेस्टी जो कि मेडिवल पीरियड के अंदर पढ़ी नहीं थी, वो हमारी यहाँ पर निपट जाती है। उसके आगे हमारा मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। अब मॉडर्न इंडिया के अंदर देखिए ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो मुगल डायनेस्टी का डाउनफॉल स्टार्ट होता है वो औरंगजेब आलमगीर की मृत्यु जब 1707 के अंदर हो जाती है। उसके बाद इतने ही ज़्यादा कमज़ोर शासक बैठते हैं मुगल डायनेस्टी के ऊपर कि वह उसे बिल्कुल मतलब रेड मार देते हैं उसके पूरी मुगल एम्पायर की, और इस वजह से लड़खड़ा जाता है मुगल एम्पायर और बिल्कुल उसका डाउनफॉल हो जाता है, विनाश हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है। तो वो हमने ये मेडिवल पीरियड के अंदर मुगल पीरियड जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। और अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ब्रिटिशर्स और बाकी यूरोपियन
फैक्ट्रीज वगैरह भी यहाँ पे सेटअप होने स्टार्ट हो जाएंगी, यूरोपियन नेशंस वगैरह यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, पोर्टुगीज डच वगैरह। तो उन सब के बारे में भी हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे मॉडर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, थैंक यू।